हाँ भाई, तो हम लोगों ने ग्रुप के बारे में पढ़ा था लास्ट क्लासेज के अंदर। और ग्रुप किसको कहते हैं? एक सेट होता है और एक सेट के साथ एक बाइनरी ऑपरेशन होता है। कोई भी सेट हमारे पास कैपिटल जी है, उस सेट के साथ एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार है, और ये बाइनरी ऑपरेशन स्टार क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही है, एसोसिएटिविटी को ये फॉलो कर रही है, साचर्यता को, तत्समक को ये फॉलो कर रहा है, और प्रत्येक अवयव का इसके अंदर प्रतिलोम है। तो इसे क्या कहा जाता है? ग्रुप कहा जाता है। और यदि ये ऑपरेशन कम्यूटेटिविटी को भी फॉलो करे, यदि ये ऑपरेशन क्रम विनिमय भी है, तो इसे क्या कहा जाता है? आबेली ग्रुप कहा जाता है। ठीक है ना। इसके बाद हमने ग्रुप के कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। ग्रुप में तत्समक अवयव क्या होता है? अद्वितीय होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट एक ही होता है। ग्रुप में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव जो है वो भी यूनिक होता है। एक अवयव का इनवर्स एक ही होगा। ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। ए इनवर्स का होल इनवर्स वापस ए के बराबर आ जाएगा। और ग्रुप के अंदर क्या लगेगा? कैंसिलेशन रूल लगेगा, निरसन नियम ग्रुप के अंदर लगेगा। ये चीज हमने बता दिया था। अब अगला पॉइंट डाल करके लिखेंगे, नोट डाल करके अपन एक बात लिखेंगे। अब देखो, यदि कैपिटल जी परिमित ग्रुप है, यदि कैपिटल जी परिमित ग्रुप है एवं कैपिटल जी में निरसन नियम लागू होता है, कैपिटल जी परिमित सेमी ग्रुप है, इस तरह से डाल देना। कैपिटल जी परिमित सेमी ग्रुप है एवं कैपिटल जी में निरसन नियम लागू होता है, एवं कैपिटल जी में निरसन नियम लागू होता है, तो कैपिटल जी एक ग्रुप होता है। तो कैपिटल जी एक क्या होता है? ग्रुप होता है। ये कह रहा है कि अगर कोई ग्रुप परिमित सेमी ग्रुप है, मतलब ग्रुप में अवयवों की जो संख्या है वो क्या है? सीमित है। और ग्रुप एक सेमी ग्रुप है। सेमी ग्रुप मतलब वो एसोसिएटिविटी को फॉलो कर रहा है। और साथ में उसमें क्या लग रहा है? कैंसिलेशन रूल लग रहा है। कैंसिलेशन रूल में दो बताए थे, ए बी बराबर ए सी होने पर बी बराबर सी हो, उसको बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन रूल। और बी ए बराबर सी ए होने पर बी बराबर सी होगा, उसको बोलते हैं राइट कैंसिलेशन रूल। और लेफ्ट कैंसिलेशन रूल और राइट कैंसिलेशन रूल मतलब निरसन नियम उसमें लागू हो रहा है। और लेकिन इसमें कैपिटल जी में अवयवों की संख्या क्या होनी चाहिए? सीमित होनी चाहिए। और वो सेम ही ग्रुप होना चाहिए। तो वो किस क्या बन जाएगा? पूरा का पूरा ग्रुप बन जाएगा। ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज को वो फॉलो कर जाएगा। मतलब ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट भी हो जाएगा, और ग्रुप में हर एक अवयव का क्या भी आ जाएगा? इनवर्स भी आ जाएगा। ठीक है ना। चलिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे अपन अगला। ठीक है ना। ये कुछ पॉइंट क्या इसका प्रूफ करवाऊं? कर लो चलो। वैसे प्रूफ की आवश्यकता तो नहीं है, जहाँ जरूरत होती है वहाँ कर लेते हैं, करना चाहो तो कर लीजिए। मान लो हमारे पास A1 A2 A3 डॉट 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 AN, ये हमारे पास एक क्या है? ग्रुप है। और इस ग्रुप के अंदर अवयवों की संख्या सीमित है, n है। मैंने आपको एक बात बताई होगी, अगर कैपिटल G एक फाइनाइट है, कैपिटल G एक सेमी ग्रुप है, और ये इसमें समीकरण AX बराबर B एवं बाई ए बराबर बी के यूनिक सॉल्यूशन अगर विद्यमान हो, तो वो क्या बन जाता है? ग्रुप बन जाता है। लिखवाइए लाइन मैंने आप लोगों को। अगर मान लो कोई सेमी ग्रुप है और सेमी ग्रुप में समीकरण AX बराबर बी और बाई ए बराबर बी के यूनिक सॉल्यूशन कैपिटल जी में विद्यमान है, तो कैपिटल जी एक क्या होता है? ग्रुप होता है। ये थ्योरम प्रूव करवाइए मैंने आप लोगों को, बताइए यस और नो। तो वही चीज अपन यहाँ पर काम में ले रहे हैं। मान लीजिए मैंने इसमें से एक अवयव ए लिया, कोई भी एक अवयव क्या लिया? ए। और एक अवयव मैंने इसमें से बी लिया कैपिटल जी में से, और ए का ऑपरेशन इन सबसे करवाया। A A1 का मान निकाला, A A2 का मान निकाला,
AA3 का मान निकाला, डॉट 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 AAN का मान निकाला, तो ये सारे के सारे मान किस में से आएंगे? कैपिटल जी में से आएंगे, क्योंकि कैपिटल जी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। कैपिटल जी के कोई भी दो एलिमेंटों का आपस में ऑपरेशन कराते हैं तो आने वाला मान भी कैपिटल जी में से आता है। अब ये सारे मान डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे, कोई भी दो मान आपस में बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि मान लो ये दोनों आपस में बराबर हुए तो कैंसिलेशन रूल लग जाएगा, A2 बराबर AA3 होगा तो A2 बराबर A3 हो जाएगा ना। अब A2 बराबर A3 है नहीं तो AA2 और AA3 बराबर हो नहीं सकते। इस तरह से ये सारे अलग अलग हैं तो ये सब मान भी अलग अलग आएंगे कैंसिलेशन रूल का फॉलो होने की वजह से। तो इनमें से अब ये बी जी में है तो इनमें से कोई ना कोई एक मान किसके बराबर होगा? बी के बराबर होगा। मान लीजिए ए आर का मान किसके बराबर है? बी के बराबर। और ए आर का मान बी के बराबर है, ये किस बात को दिखा रहा है कि ए एक्स बराबर बी का यूनिक सॉल्यूशन कैपिटल जी में विद्यमान है। यहां से क्या बात सिद्ध हुई कि समीकरण ए एक्स बराबर बी का यूनिक सॉल्यूशन कैपिटल जी में विद्यमान है। और सिमिलरली हम क्या बात बता सकते हैं? सिमिलरली ये बता सकते हैं कि बाई ए बराबर बी का यूनिक सॉल्यूशन भी कैपिटल जी में विद्यमान होगा। अब जब समीकरण ए एक्स बराबर बी का यूनिक सॉल्यूशन भी कैपिटल जी में विद्यमान है और समीकरण बाई ए बराबर बी का यूनिक सॉल्यूशन भी कैपिटल जी में विद्यमान है और कैपिटल जी सेमी ग्रुप दे ही रखा है, तो कैपिटल जी क्या हो जाएगा? हमारा ग्रुप हो जाएगा। इस तरह से इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रूव कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आ गई बात समझ में सब लोगों को? यस और नो? क्लियर भाई? राम भैया जी, कृतिका जी, महेश जी, मुगन जी, सीमा जी, तरुण जी, क्लियर सबको बात? नहीं लिख भाई? कि वो ये लिख पाया है तो ये पॉइंट और लिख दो फिर अलग से। पहले इसको नोट कर लो फिर इसको लिखवा दूंगा मैं, रह गया होगा एक पॉइंट ये। अब ध्यान करिएगा, अगर कोई भी ग्रुप सेमी ग्रुप है और उसमें समीकरण ए एक्स बराबर बी और समीकरण बाई ए बराबर बी के यूनिक सॉल्यूशन ए और बी के प्रत्येक मान के लिए कैपिटल जी में विद्यमान है तो कैपिटल जी एक क्या होता है? ग्रुप होता है। फिर कैपिटल जी एक ग्रुप होता है निश्चित रूप से। हो गया सबका? समझ में आ गया सबको? अगला पॉइंट ये लिख दो फिर, यदि कैपिटल जी एक सेमी ग्रुप है, इसमें परिमित नहीं है, ध्यान करना, इसमें क्या नहीं है? परिमित नहीं है। निरसन नियम में परिमित है। यदि कैपिटल जी एक सेमी ग्रुप है तथा स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी के स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल जी के प्रत्येक मान के लिए तथा स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल जी के प्रत्येक मान के लिए स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल जी के प्रत्येक मान के लिए समीकरण ए एक्स बराबर बी तथा
बाई ए बराबर बी के अद्वितीय हल समीकरण ए एक्स बराबर बी तथा बाई ए बराबर बी के अद्वितीय हल कैपिटल जी में विद्यमान है, कैपिटल जी में विद्यमान है, तो कैपिटल जी एक ग्रुप होता है। तो कैपिटल जी एक क्या होता है? ग्रुप होता है। तो उस कंडीशन में कैपिटल जी एक क्या होता है? ग्रुप होता है। ठीक है ना? बात समझें। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, इस चीज को अपन समझने का प्रयास करें, किस तरह से ये इस चीज को फॉलो करता है, क्यों इस काम को ये करता है। अब मान लीजिए हम ये कह रहे हैं कि स्मॉल ए, ये भी जो प्रॉपर्टी है इसके प्रूफ को अपन समझने का प्रयास करें एक बार, ऐसा क्यों होता है। हमें कैपिटल जी क्या दे रखा है? एक सेमी ग्रुप दे रखा है। सेमी ग्रुप देने से क्लोजर प्रॉपर्टी इसके अंदर हो गई, एसोसिएटिविटी इसके अंदर हो गई। इसको ग्रुप प्रूव करने के लिए मुझे क्या और प्रूव करना पड़ेगा? मुझे बताना पड़ेगा कि कैपिटल जी में आइडेंटिटी एलिमेंट विद्यमान है, मुझे बताना पड़ेगा कैपिटल जी में प्रत्येक अवयव का इनवर्स विद्यमान है, ये बातें मुझे बतानी पड़ेगी। तो आइडेंटिटी के लिए हमने माना कि मान लीजिए स्मॉल ए कैपिटल जी के अंदर विद्यमान है, लेट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल जी है। ठीक है ना? अब ये कह रहा है ए और बी के प्रत्येक मान के लिए समीकरण ए एक्स बराबर बी और बाई ए बराबर बी का अद्वितीय हल कैपिटल जी में विद्यमान है। चाहे ए का मान जी में से कुछ भी लो, बी का मान जी में से कुछ भी लो। तो ए अगर जी में है तो ए एक्स बराबर ए तथा बाई ए बराबर बी के अद्वितीय हल कैपिटल जी में विद्यमान होंगे। यस और नो? बाई ए बराबर ए मतलब मैंने बी का काम किससे करवा रहा हूं? स्मॉल ए से करवा रहा हूं। मैंने स्मॉल ए का मान तो स्मॉल ए लिया ही, स्मॉल बी का मान भी क्या लिया मैंने? स्मॉल ए ले लिया। स्मॉल बी का मान भी क्या? हाँ, एक्स तो इसका सॉल्यूशन है ना, एक्स तो अपन समीकरण बना रहे हैं ना। ए एक्स बराबर ए का जो हल आएगा वो एक्स का मान ही तो होगा कुछ, और बाई ए बराबर भी एक समीकरण है तो इसका हल बाई का मान होगा कुछ। इसमें एक्स और वाई वेरिएबल है। इसको सेटिस्फाई करने वाला एक्स का मान कैपिटल जी में विद्यमान होगा और इसको सेटिस्फाई करने वाला बाई का मान भी कैपिटल जी में विद्यमान होगा, ये कहना चाह रहे हैं अपन। हाँ, लेट नहीं अपन को दे रखा है ना कि स्मॉल ए और स्मॉल बी के प्रत्येक मान के लिए समीकरण ए एक्स बराबर बी और बाई ए बराबर बी के यूनिक सॉल्यूशन कैपिटल जी में विद्यमान है। ए और बी का मान कुछ भी ले सकते हैं, तो मैंने बी का मान क्या ले लिया? ए ले लिया। बी की जगह पर भी हम किसको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं? ए को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आई बात? अब मान लीजिए इसका जो सॉल्यूशन है वो मैंने E1 मान लिया और इसका सॉल्यूशन मैंने क्या मान लिया? E2 मान लिया। तो इसका मतलब E1 का मान कितना है? A। अगर E1 इसका सॉल्यूशन है तो, और इसका सॉल्यूशन E2 है तो E2 A का मान कितना है? A है। अब यहां से हमें कुछ कुछ हो रहा है, कुछ कुछ क्या हो रहा है? यहां से ये फीलिंग आ रही है कि E1 इसका राइट आइडेंटिटी एलिमेंट हो सकता है। E1 इसका क्या हो सकता है? दक्षिण तत्समक अवयव, क्योंकि E1 का मान A आ रहा है। और यहां से ये फीलिंग आ रही है कि E2 इसका लेफ्ट आइडेंटिटी हो सकता है। अभी कंफर्म नहीं है अपन। अगर ये E1 राइट आइडेंटिटी है तो E1 का मान B आना चाहिए, E1 का मान C आना चाहिए। केवल E1 का मान A आने से आइडेंटिटी थोड़ी बनेगा, ये हर एक एलिमेंट के लिए फॉलो करना चाहिए। E1 का मान B आना चाहिए, E1 का मान C आना चाहिए, E1 का मान D आना चाहिए। और E2 लेफ्ट आइडेंटिटी अगर है तो E2 B का मान B आना चाहिए, E2 C का मान C आना चाहिए। तो मैं इसको किसी एक अवयव पर और टेस्ट लगा के देखता हूं। तो मैंने एक अलग से एक एलिमेंट और यहां पर मान लिया। अब एक और एलिमेंट की एंट्री करवाई मैंने, माना B बिलोंग्स टू कैपिटल जी, कि एक और अवयव स्मॉल b कैपिटल जी में है। अब स्मॉल a कैपिटल जी में है, स्मॉल b कैपिटल जी में है, तो इसका मतलब समीकरण ए एक्स बराबर बी तथा बाई ए बराबर बी के अद्वितीय हल कैपिटल जी में विद्यमान होंगे दिए गए नियम से। ये अपन को दे रखा है। इसका हल मान लीजिए क्या है? x1 है।
और इसका हल मान लीजिए क्या है, y1 है। अब इस समीकरण का हल x1 है, मतलब a x1 का मान किसके बराबर है, b के बराबर। और इस समीकरण का हल y1 है, मतलब y1 a का मान किसके बराबर है, b के बराबर है। अब मुझे E1 पे टेस्टिंग लगानी थी कि E1 राइट आइडेंटिटी एलिमेंट है कि नहीं है। तो E1 राइट आइडेंटिटी एलिमेंट है कि नहीं है, इसके लिए मुझे BE1 का मान निकाल के देखना था। अब BE1 को सॉल्व करने पर B आ जाना चाहिए। BE1 को सॉल्व करने पर क्या आ जाना चाहिए, B आ जाना चाहिए। तो देख रहे हैं अपन के BE1 को सॉल्व करने पर B आ जाता है कि नहीं आ जाता है। या BE1 लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, BE1 मुझे लाना है, यहाँ से BE1 लाना है, तो इसमें दोनों तरफ E1 से ऑपरेशन करवा दूं। मेरे पास अभी क्या है, y1 a बराबर b है, और BE1 की एंट्री करवानी है, तो दोनों तरफ E1 से ऑपरेशन करवा दिया, y1 a E1 बराबर BE1। और इसमें ये सब काय के एलिमेंट हैं, सेमी ग्रुप के। तो सेमी ग्रुप में एसोसिएटिविटी काम करता ही करता है, साचरता का नियम काम करेगा ही करेगा। और साचरता का नियम काम करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y1 a E1 बराबर किसके आ जाएगा, BE1 के। y1 a E1 का मान किसके बराबर आ जाएगा, BE1 के। और a E1 का मान कितना है, अब a E1 का मान a है, तो ये हो जाएगा y1 a बराबर BE1। और y1 a का मान कितना है, b के बराबर है, तो b बराबर BE1 आ गया कि नहीं आ गया। अब जैसे BE1 बराबर b आया, ऐसे c लेंगे तो CE1 बराबर c आ जाएगा, ऐसे DE1 बराबर d आ जाएगा, मतलब E1 सबके लिए राइट आइडेंटिटी का काम कर रहा है। सिमिलरली E2 लेफ्ट का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चेक करें। तो E2B चाहिएगा मुझे, E2B के लिए मैं इसमें करवाता हूं ऑपरेशन शुरू में। क्यों, अब इसमें क्यों नहीं करवाया, इसमें शुरू में करवाऊंगा तो E2y1 आएगा, वो मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसमें मैंने बाद में क्यों नहीं करवाया, x1 E1 आता, वो मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब E2A करवाऊंगा तो E2A है मेरे पास, इसलिए मैं इसमें करवा रहा हूँ E2 से। E2 से इसमें दोनों तरफ ऑपरेशन करवाया, E2A x1 इजिकल टू कितना आ जाएगा, E2B। इसमें साचरता का नियम लग जाएगा, E2A x1 बराबर E2B। और E2A का मान कितना है, A, तो A x1 बराबर E2B। और A x1 का मान B है, तो B बराबर आ गया E2B। अब इन दोनों से क्या फील आया, यहां से फील आया कि E1 राइट आइडेंटिटी है, और यहां से फील आया E2 लेफ्ट आइडेंटिटी है। यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं, बताओ आप, ये नोट कर लो पहले, करना चाह रहे हो तो, ठीक है ना, फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा मामला। इसको नोट कर दीजिए एक बार, स्टेटमेंट तो लिख दिया ना आपने, इसका प्रूफ यहाँ तक नोट करो, फिर आगे का देखते हैं, फिर आगे की चीज़ों को समझते हैं अपन। हितेश भैया पुरानी क्लास कवर कर ली सब, एलजेब्रा की तो कर ली होंगी, एलजेब्रा तो कर ले कवर। हो गया सबका, ये कर दो नीचे का।
हो गया। अब ये तो क्लियर हो गया, E1 राइट आइडेंटिटी है, E2 लेफ्ट आइडेंटिटी है। अब हमें तो ये बताना पड़ेगा कि आइडेंटिटी विद्यमान है। आइडेंटिटी विद्यमान होने के लिए लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी दोनों बराबर होनी चाहिए, तो E1 बराबर E2 लाना पड़ेगा। अब एक काम करते हैं, E1 को राइट आइडेंटिटी मानू, E1 दक्षिण तत्समक है, E1 इजिकल टू राइट आइडेंटिटी, तो E2 E1 का मान कितना होगा, E2 के बराबर। E1 अगर राइट आइडेंटिटी है और E2 को एज ए अवयव काम में लूं, तो E2 E1 का मान E2 के बराबर आएगा। अब अगर मैं E2 को लेफ्ट आइडेंटिटी की तरह काम में लूं, तो E2 E1 का मान E1 आएगा। अब दोनों का LHS बराबर है, तो RHS भी बराबर होगा, तो E1 बराबर E2 बराबर E माना। अतः कैपिटल जी में क्या विद्यमान है, तत्समक अवयव विद्यमान है। तो यहां से सिद्ध हो गया कि कैपिटल जी में तत्समक अवयव विद्यमान है। यहां तक पहुंच जाओ। अब कैपिटल जी को ग्रुप प्रूव करने के लिए हमें क्या और प्रूव करना पड़ेगा, इनवर्स अवयव के हर एक अवयव का इनवर्स एलिमेंट कैपिटल जी में विद्यमान है। कैपिटल जी में जितने भी अवयव हैं उन सब का इनवर्स एलिमेंट कैपिटल जी में विद्यमान है, ये बात मुझे यहां पर बतानी पड़ेगी। कैपिटल जी में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का इनवर्स कैपिटल जी में विद्यमान है, ये बात हमें बतानी है। तो इन बातों को हम कैसे बताएंगे, जरा उन चीज़ों को अपन देखें, समझें। हो गया। अब स्मॉल ए का प्रतिलोम कौन होता है, स्मॉल ए का प्रतिलोम स्मॉल बी को माना जाता है, और स्मॉल ए का प्रतिलोम स्मॉल बी को कब माना जाता है, ए की ऑपरेशन बी के साथ कराने पर आइडेंटिटी आए। अब बात को अपन समझें तो बात को यूं समझ सकते हैं कि स्मॉल ए कैपिटल जी में है, और ये मुझे पता है कि स्मॉल ई कैपिटल जी में है ही है। अब मैं बी का काम ई से करवाऊं, तो मुझे पता है दिए गए नियम से ए एक्स बराबर ई तथा बाई ए बराबर ई के अद्वितीय हल कैपिटल जी में होंगे, इनके यूनिक सॉल्यूशन कैपिटल जी में होंगे, यस और नो, दिए गए नियम के अनुसार। मान लीजिए इसका सॉल्यूशन एक्स ए आ रहा है और इसका सॉल्यूशन बाई ए आ रहा है। अब इसका सॉल्यूशन एक्स ए है, तो ए एक्स ए इजिकल टू ई के बराबर हुआ, और इसका सॉल्यूशन बाई ए है, तो बाई ए का मान ई के बराबर हुआ। अब ए एक्स ए का मान ई के बराबर है, मतलब ए का ऑपरेशन एक्स ए से कराने पर ई आ रहा है, इसका मतलब एक्स ए का राइट इनवर्स है, मतलब एक्स ए क्या है, स्मॉल ए का दक्षिण प्रतिलोम। ये बात यहां से समझ में आ रही है। और इससे क्या समझ में आ रहा है कि बाई ए जो है वो ए का वाम प्रतिलोम है। अब मुझे इन दोनों को आपस में क्या सिद्ध करना है, बराबर सिद्ध करना है कि दोनों आपस में बराबर हैं। बाई ए बराबर एक्स से लाना पड़ेगा। अब देखो चूंकि ए एक्स ए का मान ई के बराबर है, दोनों तरफ बाई ए से ऑपरेशन करवा दूं, बाई ए एक्स ए इजिकल टू वाई ए ई, साचार्यता का नियम लगेगा, तो वाई ए एक्स ए, और बाई ए को ई से ऑपरेट कराएंगे तो बाई ए आएगा। ई तो तत्समक है, सिद्ध कर चुके हैं, और तत्समक से जिसका ऑपरेशन करवाते हैं वही आउटपुट में आता है। और बाई ए का मान ई के बराबर है, और बाई ए का मान ई के बराबर है, तो ई एक्स ए इजिकल टू बाई ए बराबर आ जाएगा, इससे आ जाएगा एक्स से बराबर बाई ए। अतः स्मॉल ए का प्रतिलोम दक्षिण प्रतिलोम वाम प्रतिलोम बराबर है, तो इसका मतलब स्मॉल ए का प्रतिलोम विद्यमान है। इसका मतलब हो गया स्मॉल ए का प्रतिलोम कैपिटल जी में विद्यमान है। अब
सेमी ग्रुप कैपिटल जी में तत्समक हो गया, हर एक अवयव, अब ए का प्रतिलोम सिद्ध किया है, ऐसे बी का आ जाएगा, ऐसे सी का आ जाएगा, तो सबके प्रतिलोम विद्यमान हो जाएंगे। तो सेमी ग्रुप में तत्समक आ गया, हर एक अवयव का प्रतिलोम आ गया, तो सेमी ग्रुप क्या हो गया? ग्रुप हो गया। इसलिए किसी भी सेमी ग्रुप में समीकरण ए एक्स बराबर बी और बाई ए बराबर बी के अद्वितीय हल, इनके यूनिक सॉल्यूशन कैपिटल जी में विद्यमान है, तो कैपिटल जी क्या होता है? ग्रुप होता है। तो कैपिटल जी क्या होता है बच्चों? ग्रुप होता है। क्लियर टू एवरीवन? बात समझ में आ गई सब लोगों को अच्छे से? लिख दीजिएगा खटाखट। हो गया जी? मिटा दें इसको। तो स्मॉल ए का प्रतिलोम कैपिटल जी में विद्यमान है। समझ में आ गया? अब लिख देंगे, चूंकि सेमी ग्रुप प्लस आइडेंटिटी प्लस प्रतिलोम बराबर ग्रुप, तो इसलिए किसी भी सेमी ग्रुप में समीकरण ए एक्स बराबर बी और बाई ए बराबर बी का यूनिक सॉल्यूशन कैपिटल जी में विद्यमान है, तो कैपिटल जी ग्रुप होता है। इसमें कैपिटल जी आपका परिमित हो ये जरूरी नहीं है, या कैपिटल जी परिमित हो अपरिमित हो, दोनों चीज चलेगी। लेकिन जो इससे पहले रूल पढ़ा था हमने कि सेमी ग्रुप में निरसन नियम लागू होने पर वो ग्रुप होता है, वहां सेमी ग्रुप क्या होना जरूरी था? परिमित ग्रुप होना जरूरी था। कि परिमित सेमी ग्रुप में अगर निरसन नियम लागू होता है तो वो क्या बनेगा? ग्रुप बनेगा। समझ में आ गई बात? अब यहां पर नोट डाल करके अगली बात लिखेंगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात लिखेंगे अगली। यदि किसी सामी समूह कैपिटल जी में, यदि किसी सामी समूह कैपिटल जी में, यदि किसी सामी समूह कैपिटल जी में केवल ए एक्स बराबर बी, केवल ए एक्स बराबर बी या बाई ए बराबर बी, या बाई ए बराबर बी का ही अद्वितीय हल हो, का ही अद्वितीय हल हो, का ही अद्वितीय हल हो, तो कैपिटल जी का, तो कैपिटल जी का समूह होना आवश्यक नहीं है, तो कैपिटल जी का समूह होना आवश्यक नहीं है। यदि किसी सामी समूह कैपिटल जी में केवल ए एक्स बराबर बी या बाई ए बराबर बी का ही अद्वितीय हल है, तो कैपिटल जी का सामी, कैपिटल जी का समूह होना आवश्यक नहीं है। हमने क्या पढ़ा अभी? रूल क्या पढ़ा था कि सामी समूह कैपिटल जी में समीकरण ए एक्स बराबर बी और समीकरण बाई ए बराबर बी दोनों का अद्वितीय हल कैपिटल जी में विद्यमान होगा ए और बी के प्रत्येक मान के लिए, तो वो क्या बनेगा? ग्रुप। केवल ए एक्स बराबर बी का अद्वितीय हल विद्यमान है तो वो ग्रुप बने,
जरूरी नहीं है, या केवल बाई, क्योंकि केवल राइट राइट ही तो मिलेगा या लेफ्ट लेफ्ट ही मिलेगा, दोनों तरफ से नहीं मिलेगा ना मामला। और समीकरण बाई केवल बाई ए बराबर बी का अद्वितीय हल विद्यमान है, ए एक्स बराबर बी का नहीं है, तो वो ग्रुप हो जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, अगर मान लो आपसे कहे इसका एग्जाम्पल बताओ, इसका एग्जाम्पल कौन सा है, तो इस एक ग्रुप है हमारे पास जी कॉमा स्टार, और इसमें ऑपरेशन दे दे ए स्टार बी इजिकल टू बी, ऑपरेशन क्या दे दे, ए स्टार बी इजिकल टू बी। एक मिनट, हाँ जी भाई, तो बात समझ में आ रही है। यहां पर ए स्टार बी बराबर बी दे रखा है, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल जी, ए और बी का मान कोई भी समीकरण में से ले, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए स्टार बी बराबर बी दे रखा है, इसका मतलब समीकरण ए एक्स बराबर बी का यूनिक सॉल्यूशन है, का क्या विद्यमान है, यूनिक सॉल्यूशन। ए एक्स बराबर बी का यूनिक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर मान लो ए एक्स बराबर सी का सॉल्यूशन निकालेंगे तो सी, ए डी बराबर ए एक्स बराबर डी का सॉल्यूशन डी आ जाएगा, क्योंकि वो कह रहा है ना ए स्टार बी का मान बी आएगा, तो ए एक्स बराबर डी का सॉल्यूशन डी आएगा, ए एक्स बराबर बी का सॉल्यूशन बी आएगा, ए एक्स बराबर सी का सॉल्यूशन सी आएगा। तो समीकरण ए एक्स बराबर बी का यूनिक सॉल्यूशन विद्यमान हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना, ये बात अपन को क्लियर हो गई। अब यहां पर अपन देखें तो इसमें साहचर्यता, संक्रिया साहचर्यता का पालन करेगी, ए स्टार बी स्टार सी चेक करो आप, इसका मान निकालू मैं, तो ए स्टार बी का मान क्या आएगा बी, स्टार सी बराबर क्या आएगा सी, और ए स्टार बी स्टार सी का मान अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, ए स्टार सी, बी स्टार सी का मान सी, और फिर इसका मान सी। ऑपरेशन से इससे क्या पता चल रहा है कि साहचर्यता का पालन हो रहा है, तो सेमी ग्रुप हो गया, समीकरण ए एक्स बराबर बी का यूनिक सॉल्यूशन विद्यमान हो गया, है कि नहीं। लेकिन ये ग्रुप नहीं है, क्या नहीं है ये, परंतु क्या नहीं है, ग्रुप नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दक्षिण तत्समक विद्यमान नहीं है, दक्षिण तत्समक नहीं है। रीजन क्या है, दक्षिण तत्समक नहीं है। दक्षिण तत्समक होने के लिए ए ई वन का मान या ए ई का मान ए आएगा ना, वो ई आएगा, जबकि आना क्या चाहिए, ए आना चाहिए अगर तत्समक है तो तत्समक का एग्जिस्टेंस इसके अंदर नहीं हो पाएगा। इसलिए केवल ए एक्स बराबर बी या केवल बाई ए बराबर बी का यूनिक सॉल्यूशन कैपिटल जी में होने से ग्रुप बने जरूरी नहीं है। सेमी ग्रुप के ग्रुप बनने के लिए समीकरण ए एक्स बराबर बी और समीकरण बाई ए बराबर बी दोनों का यूनिक सॉल्यूशन कैपिटल जी में होना आवश्यक है। क्लियर बात, लिख दो फटाफट से। हो गया जी, बता दूं। दूसरा जो अभी अपन ने नियम पढ़ा था निरसन नियम वाला, निरसन नियम लागू होने पर ग्रुप कब बनता है, जब वो परिमित सामी समूह हो।
अगर सामी समूह अपरिमित है और उसमें निरसन नियम लागू हो रहा है तो वो ग्रुप हो जरूरी नहीं है। तो अगला पॉइंट लिखो आप। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे अपन, अपरिमित सामी समूह में अपरिमित सामी समूह में निरसन नियम लागू होने पर अपरिमित सामी समूह में निरसन नियम लागू होने पर अपरिमित सामी समूह में निरसन नियम लागू होने पर ग्रुप हो यह आवश्यक नहीं। अपरिमित सामी समूह में निरसन नियम लागू होने पर ग्रुप हो यह आवश्यक नहीं। कोई भी सामी समूह अपरिमित है और अपरिमित सामी समूह में क्या लागू हो, निरसन नियम लागू हो, ये जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल अगर इसका देखना चाहें तो कैपिटल एन में प्लस का ऑपरेशन। कैपिटल एन क्या चीज है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, सेमी ग्रुप है, प्लस का ऑपरेशन साहचर्य होता है, अपरिमित है, कैपिटल एन में अवयवों की संख्या इनफाइनाइट है और इसमें निरसन नियम लागू होता है। प्राकृत संख्याओं में निरसन नियम लागू होता है। a प्लस बी बराबर a प्लस सी है तो b बराबर c होता है प्लस के लिए नेचुरल नंबर में, और b प्लस a है बराबर है c प्लस a के तो भी b बराबर c होता है। तो निरसन नियम का क्या हो रहा है, पालन। परंतु क्या नहीं है, ग्रुप नहीं है। परंतु क्या नहीं है, ग्रुप नहीं है। क्यों नहीं है, आपको पता है एन में प्लस का ऑपरेशन ग्रुप है क्या? एन में प्लस का ऑपरेशन ग्रुप नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट विद्यमान नहीं है। तो ये बात ध्यान देना, अपरिमित सामी समूह के अंदर निरसन नियम लागू होने पर वो ग्रुप हो ये जरूरी नहीं है साहब। क्या? हाँ हो भी सकता है, आवश्यक मैंने लिखा है ना, आवश्यक नहीं है, हो तो सकता ही है। जेड में प्लस का ऑपरेशन है, अपरिमित है, सामी समूह है, निरसन नियम, क्योंकि जो ग्रुप है वहां में तो निरसन नियम लगेगा ही लगेगा ना। ग्रुप में तो निरसन नियम लगेगा ही लगेगा, ग्रुप अपरिमित भी हो सकता है। जेड में प्लस का ऑपरेशन है, अपरिमित है, सामी समूह है, निरसन नियम लगता है, तो ग्रुप हो भी सकता है, लेकिन वो ग्रुप हो ही जाएगा ये कह नहीं सकते, कंफर्मेशन नहीं है अपने पास। क्लियर टू एवरीवन? सही है वही बातें। चलिएगा ठीक है, तो आज यहाँ तक की चीज़ों को आप लोग पढ़िएगा, समझिएगा। कल से आपका टाइमिंग रहेगा मॉर्निंग में 10:30 बजे, ठीक है ना? मोस्ट प्रोबेबली तो फिक्स ही है, चेंज करेंगे नहीं, ठीक है ना? तो कल से अपन का टाइमिंग रहेगा 10:30 AM। ओके, 10:30 से, ठीक है ना? और उसमें कल की नहीं मिलेंगे अपन, कल की जगह परसों मिलेंगे, कल शनिवार है। हाँ, संडे को पढ़ाऊंगा कल की जगह, ठीक है ना? अरे शनिवार को क्या बालाजी जाना होता है एक्चुअली। हाँ है, ऐसा नहीं है, बालाजी जाऊंगा जब तो तुम्हारी आशीर्वाद तुम्हारे लिए मांगूंगा। हाँ तो गांव जाना पड़ता है, ठीक है ना? तो कल कल और मनाना, परसों अपन लोग 10:30 पे मिलेंगे, ठीक है ना? 12:30, 10:30 से 12:30, ठीक है ना?